तो पिछले वीडियो में मैंने आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ाया था। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, यानी कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का जो सेकेंड नियम था हम लोग वो पढ़ने वाले हैं। तो हमारे आज का जो नियम है या आज का जो टॉपिक है वो है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। जब आप लोग क्लास 9th में रहे होंगे तो वहां पे आप लोगों को ये नियम पढ़ाया गया होगा, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, या इसी को हम लोग कभी कभी लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन भी बोल देते हैं। अगर मैं बात करूं कि ये नियम किसके द्वारा दिया गया है तो हमारे लिए बहुत काम का नहीं है, लेकिन फिर भी मैं लिख देता हूं। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था प्राउस्ट, आई थिंक जोसेफ प्राउस्ट, ठीक है, ऐसा कुछ था। तो प्राउस्ट लगभग 1799 ईस्वी का ये कहानी है, 1799 का कहानी है, ये नियम दिया गया था। तो हमारे लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि नियम किसने दिया था, कब दिया था। हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि हम इस नियम को समझे कि ये नियम क्या कह रहा है और इस नियम के आधार पर हमसे कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे और उस क्वेश्चंस का हम लोग कैसे आंसर लिखेंगे, हमारे लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या होता है। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन की अगर मैं बात करूं तो मैं यहां पर एक एग्जांपल लेना चाह रहा हूं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई तालाब है, हमारे पास कोई पॉन्ड है, हमारे पास कोई नदी है, हमारे पास कोई रिवर है और हमारे पास कोई झील है, यानी कि हमारे पास कोई लेक है, ठीक है। ये तीन चीजें हमारे पास, पॉन्ड है, रिवर है और क्या है, लेक है। अगर मैं पानी की बात करूं तो मैं पानी पॉन्ड से भी प्राप्त कर सकता हूं, रिवर से भी ला सकता हूं और लेक से भी ला सकता हूं, यानी कि वाटर के अलग अलग सोर्सेज हो सकते हैं, ठीक है, ये बहुत नॉर्मल बात है। अगर मैं वाटर को थोड़ा सा केमिस्ट्री की दुनिया में लेकर के आऊं तो वाटर को हम लोग इस तरीके से लिखते हैं H2O, H2O मींस वाटर, ठीक है। तो अगर वाटर को हम लोग गौर से देखें तो हमें ये पता चल रहा है कि वाटर में दो एलिमेंट है, ठीक है, एक हाइड्रोजन है और दूसरा क्या है, ऑक्सीजन है। यानी कि वाटर के केमिकल कंपोजिशन का अगर हम बात करें तो वाटर दो लोगों से मिलकर बना हुआ है, एक हाइड्रोजन के एटम से और दूसरा ऑक्सीजन के एटम से। अगर मैं यहां पर देखूं तो हमें पता चल रहा है कि यहां पर हाइड्रोजन के दो एटम है और ऑक्सीजन का एक एटम है। अगर मैं इन दोनों के मास के बारे में बात करूं तो आप लोग जानते हैं हाइड्रोजन का मास एक होता है, 1 AMU, लेकिन यहां पर दो हाइड्रोजन है तो यहां पर हाइड्रोजन का मास कितना हो जाएगा, 2 AMU। और अगर मैं ऑक्सीजन का बात करूं तो एक ऑक्सीजन का जो मास होता है वो होता है 16 AMU होता है। अगर मैं यहां पर मास का रेशियो निकालूं, यानी कि हमारे पास हाइड्रोजन है और हमारे पास ऑक्सीजन है, अगर मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो निकालूं, ठीक है, तो ये रेशियो आने वाला है 1:8, ठीक है। यानी कि मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जब हम लोग वाटर की बात करते हैं, ठीक है, तो वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो कितना होता है, 1:8 होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम कोई वाटर देखते हैं तो उस वाटर में अगर हाइड्रोजन 1 ग्राम है तो ऑक्सीजन कितना होगा, 8 ग्राम होगा, यानी कि 8 ग्राम होगा। यानी कि वाटर के एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो कितना है, 1:8 होता है, ठीक है। ये मैं क्यों बता रहा हूं अभी आपको पता चलेगा। तो जैसे मैं यहां पे वाटर का बात कर रहा हूं उसी तरीके से मैं कार्बन डाइऑक्साइड का आप लोगों को एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे मान लीजिए कि जब हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बात करते हैं तो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कई तरीके से बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने किसी पदार्थ को जलाया और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड मिला, ठीक है। उसी तरीके से आपने पढ़ा होगा श्वसन, रेस्पिरेशन, ठीक है, तो रेस्पिरेशन की प्रक्रिया के द्वारा भी हमें क्या मिलता है, CO2 मिलता है। तो यहां पे CO2 दो अलग अलग सोर्स से लाया गया है, ये किसी पदार्थ को जला करके बनाया गया है और ये जो CO2 है ये दोनों का दोनों, मतलब ये CO2 रेस्पिरेशन के द्वारा लाया गया है। अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड का बात करूं तो कार्बन डाइऑक्साइड भी दो एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, एक कार्बन है और एक क्या है, ऑक्सीजन है। जैसे मैंने वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो निकाला है, उसी तरीके से अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो निकालूं तो यहां पर एक कार्बन है और एक कार्बन का मास होता है 12 AMU और यहां पे दो ऑक्सीजन है और आप जानते हैं कि एक ऑक्सीजन के मास का रेशियो कितना होता है, 16 AMU। तो दो ऑक्सीजन का मास कितना हो जाएगा, 32 AMU। अगर मैं कार्बन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो निकालूं, यानी कि अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो निकालता हूं तो हमें मिलेगा 12:32, ठीक है, यानी कि 3:8, ठीक है, ये 3:8 हमें क्या मिल रहा है, रेशियो मिल रहा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड में
कार्बन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो कितना है, 3:8 है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल है तो उस एक मॉलिक्यूल में अगर कार्बन 3 ग्राम है तो ऑक्सीजन 8 ग्राम होगा। ठीक है, तो ये बात याद रखना है, मास रेशियो 3:8 है। ठीक है, अब हम लोग अपने मेन मुद्दे पे आते हैं कि अभी तक मैं आपको क्या बता रहा हूं। तो मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं कि जैसे मान लीजिए पानी है, तो पानी को हम अलग अलग सोर्स से ला सकते हैं। ठीक है, जैसे आप पॉन्ड से ले आइए, आप रिवर से ले आइए, आप किसी लेक से ले आइए, तो पानी को हम अलग अलग सोर्स से लेकर के आ सकते हैं। या ऐसे आप कहिए कि हम पानी को अलग अलग मेथड के द्वारा बना सकते हैं। ठीक है, उसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को भी हम अलग अलग तरीके से बना सकते हैं। जैसे यहां पर मैंने किसी पदार्थ को जला करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, या एक कार्बन डाइऑक्साइड है जो रेस्पिरेशन के द्वारा आया है। तो कोई भी केमिकल कंपाउंड को आप अलग अलग तरीके से बना सकते हो, लेकिन एक कोई भी केमिकल कंपाउंड है तो उसकी एक खासियत होती है कि आप उस कंपाउंड को किसी भी सोर्स से लेकर के आओ, या आप उस कंपाउंड को कहीं से भी बना करके लेकर, मतलब किसी भी तरीके से बना करके लाओ, उसमें जो एलिमेंट मौजूद होगा उस एलिमेंट का जब आप मास रेशियो निकालोगे तो हमेशा फिक्स होगा। इसका मतलब यह हुआ कि आप पानी को पॉन्ड से लेकर के आओ, या रिवर से लेकर के आओ, या लेक से लेकर के आओ, उसमें दो एलिमेंट है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और जब इसके मास का हम रेशियो निकालेंगे तो कितना आएगा, 1:8 ही आएगा, चाहे आप वाटर को कहीं से भी लेकर के आओ। तो मैं इतने कहानियों के द्वारा आपको बस ये समझाना चाह रहा हूं कि आपके पास कोई भी एक कंपाउंड है तो आप उस कंपाउंड को कहीं से लेकर के आइए, मतलब किसी भी सोर्स से लेकर के आइए, या आप उसको किसी भी मेथड के द्वारा बनाइए, उसमें जो एलिमेंट मौजूद है उसके मास का रेशियो हमेशा फिक्स होगा। यानी कि अगर आप पानी को तालाब से लाओगे फिर भी उसका मास रेशियो 1:8 होगा, अगर आप वाटर को रिवर से लाओगे फिर भी उसमें एलिमेंट के मास का रेशियो 1:8 होगा, अगर आप पानी को लैब में बना लोगे फिर भी उसमें मास का रेशियो 1:8 होगा। यानी कि सभी बातों को मिला करके अगर मैं बोलूं तो इसका एक ही मतलब हुआ कि किसी भी कंपाउंड में एलिमेंट्स के मास का रेशियो हमेशा फिक्स होता है, चाहे आप उस कंपाउंड को कहीं से लेकर के आओ, किसी भी तरीके से बनाओ। ठीक है, तो ये बात याद रखना है। और ये जो मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूं यही कहलाता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। यानी कि अगर हमसे कोई पूछेगा कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या होता है, तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का बड़ा सिंपल सा मतलब हुआ कि कोई भी कंपाउंड में एलिमेंट का मास का रेशियो फिक्स होता है, चाहे आप उस कंपाउंड को कहीं से लेकर के आओ। तो यही है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, तो अगर मैं इसका स्टेटमेंट लिखूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, ठीक है, कि मास रेशियो ऑफ एलिमेंट्स इन अ कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड में जो मास रेशियो होगा एलिमेंट का वो कांस्टेंट होगा, रीमेंस constant whether it is obtained by any method। ठीक है, ये बात याद रखना है। तो यही इसका स्टेटमेंट हो गया कि आप किसी भी कंपाउंड को किसी भी सोर्स से लेकर के आओ, उसमें जो मास का रेशियो, उसमें जो एलिमेंट के मास का रेशियो होगा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो ये बात याद रखना है, बहुत आसान सा नियम है। अब इसी नियम को हम क्या कर रहे हैं, कुछ एग्जाम्पल्स या ऐसे कह लो कि कुछ क्वेश्चंस के द्वारा समझने का प्रयास कर रहे हैं कि ये नियम क्या कह रहा है। ठीक है, तो इतना फिलहाल आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम बात करते हैं। ये नोट कर लिया, आइए हम लोग लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को समझने के लिए एक क्वेश्चन का सहारा लेते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि हमारे पास एक मेटल है। ठीक है, हमारे पास एक मेटल है, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके मेटल ऑक्साइड बना रहा है। ठीक है, क्वेश्चन को आराम से समझना है, बहुत आसान क्वेश्चन है। हमारे पास क्या है, एक मेटल है, यह मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके मेटल ऑक्साइड बना रहा है। अगर मैं क्वेश्चंस में अमाउंट का बात करूं तो हमें क्वेश्चन में दे करके रखा हुआ है कि हमारे पास जो मेटल है वो है 1.8 ग्राम। ठीक है, यानी कि हमारे पास 1.8 ग्राम कार्बन है, और ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके इसका जो ऑक्साइड बन रहा है ये है 3 ग्राम, यानी 3.0 ग्राम। ये बात याद रखना है, हमारे पास एक मेटल है 1.8 ग्राम जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके 3.0 ग्राम मेटल का ऑक्साइड बना रहा है। ये हमारा एक एक्सपेरिमेंट हो रहा है। ठीक है, अब दूसरे एक्सपेरिमेंट में हम लोग क्या कर रहे हैं, इसी मेटल को, ठीक है, इसी मेटल से हम लोग क्या करेंगे, मेटल का ऑक्साइड बनाएंगे। तो हमारा जो दूसरा एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, उनको हम लोग क्या कर रहे हैं, मतलब अब जो हम एलिमेंट ले रहे हैं वो है 1.5 ग्राम एलिमेंट है।
अब हम लोग इसको हीट कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ स्टीम, ठीक है, ये बात याद रखना है। तो हम लोग इस मेटल को स्टीम के प्रेजेंस में हीट कर रहे हैं। सिंपल समझो कि मेटल जो है स्टीम के साथ रिएक्शन कर रहा है, और जब ये स्टीम के साथ रिएक्शन कर रहा है तो फिर से मेटल का ऑक्साइड बन रहा है, और इस बार जो मेटल के ऑक्साइड का अमाउंट है वो है 2.5 ग्राम, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब हमारे पास दो एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, उसमें एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें एक मेटल 1.8 ग्राम है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके 3.0 ग्राम मेटल ऑक्साइड बन रहा है। दूसरा जो एक्सपेरिमेंट हो रहा है, ठीक है, यानी दूसरा जो हमारा तरीका है उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि 1.5 ग्राम मेटल है, वही सेम मेटल है, ठीक है, उसी एक्सपेरिमेंट वाला मेटल है, अभी स्टीम के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो यहां पर 2.5 ग्राम मेटल ऑक्साइड बन रहा है। या नहीं तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे समझो, ठीक है, कि हमारे पास मेटल ऑक्साइड है और एक ही मेटल ऑक्साइड को हम लोग अलग अलग तरीका से बना रहे हैं। जैसे यहां पर हमने क्या किया था, पानी अलग अलग जगह से लाया हुआ था, ठीक है, उसी तरीके से हम लोग यहां पर मेटल ऑक्साइड को दो तरीकों से बना रहे हैं। तो हमें यह प्रूफ करना है कि क्या यह एक्सपेरिमेंट लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को वेरीफाई कर रहा है। तो अब थोड़ा सोचिए कि ये जो एक्सपेरिमेंट है ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को वेरीफाई कब करेगा। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का सिंपल सा मतलब है, ठीक है, कि मान लीजिए कि ये दोनों का दोनों सेम मेटल ऑक्साइड है और इसको आप अलग अलग तरीके से बना रहे हो, तो हमारा नियम कहता है कि आप मेटल ऑक्साइड को किसी भी तरीके से बनाओ, इसमें जो एलिमेंट होगा उसका मास का रेशियो जितना यहां होगा उतना ही यहां पर होगा, ठीक है। यानी कि आप मेटल ऑक्साइड आपके पास दो है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब सेम मेटल ऑक्साइड है, आप उसको दो अलग अलग जगह से बना रहे हो, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप उसको किस तरीके से बना रहे हो, उस मेटल ऑक्साइड में जो एलिमेंट है उसके मास का रेशियो क्या होगा, सेम होगा। तो हम लोग चेक कर लेते हैं, ठीक है, कि यहां पर ये नियम लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो ये मेटल ऑक्साइड है, तो यहां पर दो एलिमेंट है, एक मेटल है और दूसरा क्या है, ऑक्सीजन है, यानी कि यहां पर एक मेटल है और दूसरा क्या है, ऑक्सीजन है, यानी कि यहां पर हमें मेटल और ऑक्सीजन के मास का रेशियो निकालना है। तो मेटल तो हमारे पास कितना है, 1.8 ग्राम है, ठीक है, और हमारे पास ऑक्सीजन कितना है, तो ऑक्सीजन हमें दे नहीं रखा है, लेकिन हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से ऑक्सीजन निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे यहां पर ये 3 ग्राम है और ये 1.8 ग्राम है, तो ये कितना होगा, आप 3 में से 1.8 को क्या कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, तो आपके पास आ जाएगा 2.2 ग्राम, ठीक है, यानी कि हमारे पास ऑक्सीजन आ जाएगा 2.2 ग्राम। तो यहां पर आप क्या कर दो, रेशियो निकाल दो, ठीक है, यानी कि मेटल और ऑक्सीजन का क्या कर रहे हैं हम लोग, 2.2 नहीं 1.2, ठीक है, ये 1.2 आ जाएगा। तो अगर मैं यहां पे रेशियो निकालता हूं तो कितना आ जाएगा, 1.8 डिवाइडेड बाय 1.2, तो ये जो रेशियो आएगा ये आ जाएगा आई थिंक 1:5, ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा 1 नहीं, ठीक है, 6 3 जा 18 और 6 2 जा 12, ठीक है, यानी कि ये आ जाएगा 3:2, ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा, ये 3:2 आ जाएगा, यहां पर आया। उसी तरीके से अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो हमारा कंपाउंड है मेटल ऑक्साइड, तो यहां भी दो एलिमेंट है, ठीक है, एक मेटल है और दूसरा क्या है, ऑक्सीजन है। मेटल यहां पर 1.5 ग्राम है और जो ऑक्सीजन है वो कितना है, ऑक्सीजन कितना है, तो 2.5 ये 1.5 ये, तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है, 1.5 ग्राम मेटल है, 2.5 ग्राम मेटल ऑक्साइड है, तो ये कितना हो जाएगा, 1.0 ग्राम हो जाएगा। तो अगर यहां पर मैं रेशियो निकालने का प्रयास करूं तो कितना जाएगा, 1.5 डिवाइडेड बाय 1.0, तो यहां पर आ जाएगा 5 3 जा 5, यानी कि यहां पर कितना आ गया, 3:2 आ गया। तो अगर आप इस क्वेश्चन को गौर से देखोगे तो आपको पता चला होगा, ठीक है, कि हमने सेम कंपाउंड को अलग अलग मेथड से बनाया, और जब हमने इसको अलग अलग मेथड से बनाया तो हमने देखा कि भाई इस कंपाउंड में, यानी दोनों कंपाउंड में जो एलिमेंट है उसके मास का रेशियो क्या है, सेम है, ठीक है। तो यही हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन कहता है कि आपके पास कोई भी कंपाउंड है तो आप उसको किसी भी मेथड से बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें जो एलिमेंट मौजूद है उस एलिमेंट के मास का रेशियो हमेशा सेम होगा। और हमने क्वेश्चन के द्वारा भी देख लिया कि एक ही मेटल ऑक्साइड है, उसको हमने अलग अलग तरीकों से बनाया, लेकिन उसमें दो एलिमेंट है और दोनों के दोनों एलिमेंट के मास का रेशियो कितना आ गया, सेम आ गया, यानी कि 3:2 आ गया। तो ये हमारा जो नियम है
ये है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो ये हमारा पहला सवाल था। अब इसी चीज को समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सेकेंड सवाल का उदाहरण लेते हैं, या आप ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है, कि एक और सवाल के द्वारा आप हमें इस नियम को समझा दो। ठीक है, तो हम लोग एक और क्वेश्चन का सहारा ले लेते हैं, ठीक है, समझने के लिए इस नियम को। तो अब जो हमारा क्वेश्चन है वो कह रहा है कि हमारे पास 12 ग्राम कार्बन है जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है, यानी कि हमारे पास क्या है, 12 ग्राम कार्बन है, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है, और यहां पर बन रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बन रहा है कितना, 28 ग्राम बन रहा है। यानी कि ये हमारा पहला एक्सपेरिमेंट हो रहा है जिसमें हमने 12 ग्राम कार्बन को लिया और उसको ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन करवाया तो 28 ग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बना। अब हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, हम ले रहे हैं एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3, ठीक है, एल्युमिनियम ऑक्साइड ले हैं, यानी कि Al2O3 ले रहे हैं, ठीक है, और जब ये कार्बन के साथ रिएक्शन कर रहा है तो फिर से कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है, यानी कि Al2O3, ठीक है, ये जब हम ले रहे हैं और कार्बन यहां पर ले रहे हैं 36 ग्राम 36 ग्राम, तो यहां पर फिर से बन रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, और अब की बारी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बन रहा है 84 ग्राम, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस कितना बन रहा है, 84 ग्राम बन रहा है। तो हमें यह चेक करना है कि क्या इन दोनों एक्सपेरिमेंट में हमारा जो नियम है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन वो लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन लागू होने का सिंपल सा मतलब क्या हुआ, आप देखो यहां भी कार्बन मोनोऑक्साइड है, यहां भी कार्बन मोनोऑक्साइड है, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड को हमने दो अलग तरीके से बनाया, लेकिन ये नियम लगने का मतलब हुआ कि यहां पर दो एलिमेंट है, उस दोनों के मास का जब आप रेशियो निकालोगे तो जितना यहां आएगा उतना ही यहां पर आएगा। अगर ऐसा आ गया इसका मतलब हुआ कि इस एक्सपेरिमेंट ये नियम लग रहा है, और अगर नहीं हुआ तो इसका मतलब हुआ कि यहां पर ये नियम लागू नहीं हो रहा है। तो अगर इसका मैं बात करूं तो यहां पे दो एलिमेंट है, एक कार्बन है और दूसरा क्या है, ऑक्सीजन है। यहां पे कार्बन है 12 ग्राम, ठीक है, और अगर मैं ऑक्सीजन का बात करूं तो ये 28 है, ये 12 है, तो ये कितना हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा 16 ग्राम हो जाएगा। तो अगर मैं यहां पे मास का रेशियो निकालूं, ठीक है, तो ये हो जाएगा 12/16, ठीक है, तो ये रेशियो आ जाएगा 3:4 आ जाएगा। बहुत आसान सा बात है। अगर यहां पे मैं बात करूं तो यहां भी दो एलिमेंट है, कार्बन है, यहां पे कार्बन है 36 ग्राम है, ठीक है, और यहां पे जो कार्बन ऑक्सीजन है वो कैसे निकलेगा, ठीक है, तो आप 84 में से 36 को जब घटाओगे, जब आप 84 में से 36 को घटाओगे तो आपके पास आ जाएगा कितना, आ जाएगा 48 ग्राम ऑक्सीजन आ जाएगा, यानी कि हमारे पास कितना है, 48 ग्राम ऑक्सीजन है। तो जब हम यहां पे रेशियो को निकालेंगे, ठीक है, तो रेशियो कितना आ जाएगा, 36 डिवाइडेड बाई 48, ठीक है, तो ये भी रेशियो कितना आ गया, 3:4 आ गया। तो अगर आप इस क्वेश्चन को भी देखोगे, या आप ऐसा कह लो कि जब आप इस दोनों एक्सपेरिमेंट को भी देख रहे हो या देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि सेम कंपाउंड हम अलग अलग तरीके से बना रहे हैं, लेकिन फिर भी उसमें एलिमेंट के मास का रेशियो क्या है, सेम है। तो हमारा जो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन है वो यही कहता है कि आपके पास अगर कोई कंपाउंड है तो उसमें एलिमेंट के मास का रेशियो हमेशा फिक्स होगा, चाहे आप उस एलिमेंट उस कंपाउंड को किसी भी मेथड से बनाओ, आप उसको किसी भी सोर्स से लेकर के आ जाओ, उसके एलिमेंट के मास का रेशियो हमेशा फिक्स होगा, ठीक है। तो दिस लॉ इज नोन एज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, या इसी को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का, और लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन बहुत ही आसान चीज है, आपको एक झटके में समझ में आ जाएगा, ठीक है, बस 1 मिनट इंतजार कीजिए।